बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई, चोर बाजारी, कत्लो गारत, टारगेट किलिंग और लोड शेडिंग के अंधेरों में आपको ईद की खुशियां मुबारक हों। इस ईद पर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सियासत की तलातुम खेजियों में भी घिरे हुए हैं। सियासी माहौल भी काफ़ी गर्म था, लेकिन इसके बावजूद जो ईद की खुशियां हैं वो तो हमें मनानी है, और जो सियासतदानों के बयानात हैं उसकी वजह से ये नहीं हो सकता कि हम अपनी ईद को भूल जाएं। लेकिन आज हम इस सवाल पे बात करेंगे कि इस ईद पर हम कितने पुरुमीद थे, कितने पुरुमीद हैं, और ईद हम कैसे मना रहे हैं, हमें कैसे मनानी चाहिए, और अगली ही ईद हमारी कैसे होगी। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ लाइफ के लोग हमने आज इनवाइट किए हैं। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा कशमाला तारिक साहबा, रुकन कौमी असम्बली हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक है। यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, मारूफ कॉलम निगार दानिश्वर, समर मिनल्ला साहबा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आमना मसूद जंजुआ साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफेंस फॉर ह्यूमन राइट्स से उनका ताल्लुक है, और हमारी एक यंग स्टार हैं अबीहा हैदर, जो पाकिस्तान की विमेन फुटबॉल टीम की सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं। गुफ्तगू का आगाज कशमाला तारिक साहबा आपसे, ये बताइए कि क्या आपको कोई एहसास है, कोई फीलिंग आपको हुई है कि इस ईद पे पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो अपने जो सियासी कायदीन हैं, सियासतदान, उनसे बड़े मायूस नजर आते हैं? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि अवाम जो है हर तरफ मुश्किलात में और मुसीबतों में घिरी हुई है। जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया है उसमें मीर साहब, आप कराची से लेकर और खैबर तक चले जाएं तो कौन सी जगह है जहां पे मुसीबत नहीं, या महंगाई का पहाड़ नहीं, या कहीं पे अगर टारगेट किलिंग नहीं है तो वहां पे सैलाब ने अब जगह पकड़ ली है, जोर पकड़ लिया है, और पिछले सैलाब की तबाहकारियों से बाहर नहीं निकले तो अगला आ गया, और जो चीजें हमारे अपने बस में हैं वहां पे मैन मेड ऐसे माफियाज क्रिएट किए हुए हैं हमने कि वहां पे लोगों की जिंदगी अजेरन हो चुकी है। ऐसे लगता है कि मुल्क के हर हिस्से के अंदर आग लगी हुई है। तो ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में जब आपके बराबर के घर में मातम चल रहा हो या जहाँ पे चूल्हा ना जल रहा हो, तो वहां पे ईद किस किस्म की मनाई जाएगी? उम्मीदों के ऊपर हम दिलासे दे दे के लोगों को कब तक इस तरह ले जा सकते हैं? तो समझ से बाहर है ये कहना भी कि ईद ना मनाओ, और ये कहना कि ईद कैसे मनाओ वो भी समझ से बाहर है। और जबकि छोटे बच्चे, हमारे नौजवान, जब वो आंखें खोलते हैं इस मुल्क के अंदर उम्मीदें और उमंगें देखते हैं, और यही खुशियां होती हैं छोटी छोटी। हमारे त्यौहार हैं, हमारे इस्लामी त्यौहार हैं ये, जो हम सारों ने बचपन से आंखें खोलते हुए देखे। लेकिन जब कोई नए कपड़े ना बना सकता हो, आपने दुकानदारों की मीडिया पे ही और बाजारों में जाके देखें तो रौनकें छीन ली हैं। तो हम यहाँ पे इस ईद को आगे लेकर किस तरह चलेंगे? तो ऐसा लगता है कि और ऐसा लगता है कि इस ईद पे आपने ज्यादा शॉपिंग नहीं की? नहीं जी, इस ईद पे क्या शॉपिंग करनी है? आप हाल देख लें कि शॉपिंग करने का हाल है जब आपका मुल्क इस वक्त, मैंने जैसे कहा कि सब लोग एक गम की सूरत हाल के अंदर बैठे हुए हैं। बिजली नहीं है, बाजारों में रोशनियां नहीं है, बाजारों के अंदर चहम गोइयां नहीं है, तो कौन सी शॉपिंग और कौन सी ईद जब आपकी आसपास लाशें पड़ी हैं, एक एक दिन में 100-100 बंदा वहां पे गिर रहा है, तो आपके दिल मुरझा जाते हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहूंगी कि जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, हमारे में तो इतना शऊर आ गया, लेकिन उनके क्या, हमने उनकी खुशियों के भी गले घोंट दिए या घोंट देने चाहिए हमें? तो उसके लिए हम क्या करें और हमें एज ए नेशन क्या करना चाहिए, ये इस वक्त हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। लम्हा फिक्रिया। इरफान सिद्दीकी साहब, लम्हा फिक्रिया है तो आप दानिश्वर हैं, तो ईद कैसे मनानी चाहिए हमें? क्या हम मायूसियों की बातें करें, या कशमाला तारिक कहती है कि जैली उम्मीद की बात नहीं करनी चाहिए? देखिए मीर साहब, और रस्म दुनिया और मौका और दस्तूर के हवाले से सबसे पहले मैं आपको और फिर आपके तवस्सुत से जियो के तमाम नाजरीन को ईद मुबारक कहता हूँ। मामला ये है कि ये जो मसाइल हैं हमारे, ये एक तो ये है कि आज पैदा नहीं हुए, बरस से चल रहे हैं और हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ये अलग बात है कि पिछले 8-10 सालों में इन मसाइल की नौइयत बड़ी बदल गई है, और इनके अंदर कत्ल व गारत गरी और इंसानी जानों का जो ज़िया है वो शामिल हो गया है। ऐसे दुख शामिल हो गए हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर इस शिद्दत के साथ और इस गहराई और इस वसअत के साथ नहीं पाए जाते थे। ईद के साथ जब हम गुफ्तगू करते हैं तो मनाना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और मनाना का लफ्ज़ वहाँ आता है जहाँ सेलिब्रेशंस होती हैं, जहाँ सच्ची खुशी होती है, जहाँ किसी चीज़ को हम मना रहे होते हैं, जश्न की तरह मना रहे होते हैं।
मेरा ख्याल ये है कि अब वो जश्न वाली और वो सच्ची खुशी और वो सेलिब्रेशंस का पहलू जो है वो बड़ी हद तक कमज़ोर हो गया है। हम जो कुछ करते हैं वो आप रिवायती रिचुअल्स कह लीजिए, चंद रसूमात हैं जो हमने पूरी करनी है। हमने सुबह उठना है, नमाज पढ़नी है, ईद की नमाज के लिए जाना है, कपड़े किसी ने इस्त्री करके पहन लेने हैं, किसी ने नए पहन लेने हैं, बच्चों को थोड़ी बहुत ईदी देनी है और बस अजीज़ों रिश्तेदारों से मिल, ये रिचुअल्स हैं जो रह गई हैं। वो जो अल्लामा ने कहा था ना कि हलाल ईद हमारी हंसी उड़ाता है, हलाल ईद अब जब हम देखते हैं, सोच देखें ना, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो आपने दानश्वर के हवाले से बात की, सोचने समझने वाला तबका होता है, वो एक अजीब अजियत से दो चार होता है। वो अपने घर, अपने सवैयों, अपने कपड़ों, अपने हंसी खुशी तक महदूद नहीं रह सकता, चाहे उसके घर के अंदर आसूदगी भी हो। उसने आमना का भी सोचना है कि इसके मियाँ कितने अरसे से गायब हैं, उसके बच्चे, जो छोटी सी बच्ची मुझे याद है कि आमना लेके आई थी मेरे घर में, अब वो 6-7 साल की शायद हो गई होगी। वो सोचती होगी मेरा बाप कहाँ है, मैट्रिक में है और मुझे याद है इतनी सी बच्ची ये मेरे घर जब आई थी पहली दफ़ा तो इनकी उंगली पकड़े हुए थी। इसी तरह हम ये जो फाटा में हमारे मारे जा रहे हैं, ड्रोन अटैक्स में कराची के अंदर जो किलिंग्स हो रही हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो आप वो जो कहते हैं ना कि लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, हम हजार अपने उस दायरे के अंदर रहने की कोशिश करें तो ये कमो बेश मैं समझता हूँ कि 20-21 ईदें हो चली हैं मीर साहब। 9/11 के बाद से हमने कोई सुख की ईद नहीं देखी है। अब ये ईद जो है जो हमने गुजारी या गुजार रहे हैं, इस ईद के अंदर और इससे 1-2 दिन पहले जो तूफान उठे, जो हकायक सामने आए, जो इंकशाफात उठे, एक बेयकीनी की कैफियत है पूरे मुल्क के अंदर और अदम एतमाद की कैफियत है। किस पे एतमाद करे, किस पे ना करे, कोई मंजिल नजर नहीं आती, कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो ईद का दिन तो ठीक है, खुशी का दिन है, आसूदगी का दिन है, अल्लाह के शुक्र का दिन है, रमज़ान के रोज़े रखने नसीब हुए, उसके बाद अल्लाह ने यह दिन दिखाया, उसकी अपनी अहमियत है, उससे हम इनकार नहीं करते। अल्लाह करे कि उसके अंदर सच्ची खुशी की जो कैफियत होती है और खुशबू होती है वो भी रच बस जाए। लेकिन जो पाकिस्तान की एक मजमूई कैफियत है उसमें आज़ार ज़्यादा है, दुख ज़्यादा है और ईद हम कर सकते हैं, मना शायद नहीं सकते। समर मिनल्ला साहबा, आज ये ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा मसला ये है ईद के मौके पे कि कौम की उम्मीद को कैसे कायम रखा जाए। उम्मीद टूटी हुई नजर आती है। हामिद साहब देखिए, ये सबसे बड़ा इम्तिहान और चैलेंज हमारे लिए इसलिए क्योंकि एक चीज हमें मानना होगा कि पाकिस्तान को एज ए नेशन एक रिजिलियंट और एक बहुत हिम्मत वाली कौम जाना जाता है। उस ही पे बेस करके मैं ये कहूंगी कि उम्मीद अभी भी हमारे जो नौजवान हैं या इस मुल्क के जो बच्चे हैं उनकी आंखों में जो उम्मीद इस ईद में नजर आई है, मेरे ख्याल से उसको हमें बुझने नहीं देना, कुछ भी हो। मुझे सब मालूम है कि कितनी मायूसी है वो हम सब लोगों के दिलों में बस चुकी है, लेकिन हमें इस मुल्क के फ्यूचर के लिए फिर भी ये कोशिश करनी होगी कि जो हमारा नौजवान तबका है उनमें वो उम्मीद जिंदा रहे, क्योंकि तभी इस मुल्क के लिए उम्मीद जिंदा रहेगी। जी, आमना मसूद जंजुआ साहबा, आप के हस्बैंड मिसिंग हैं कई साल से, यकीनन ईद पे आपने, आपके बच्चों ने उनको याद किया होगा, लेकिन क्या इस दुख के बावजूद, इस जुदाई के बावजूद आपकी उम्मीद कायम है या आपकी उम्मीदें भी टूटी हुई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्मीद कायम है और बच्चों की उम्मीद भी मैंने कायम रखी हुई है। अब दुख तो बिल्कुल है, यकीनी तौर पर ईद के वक्त तो आप यकीन करें कि बहुत 10 गुना ज़्यादा फील होता है कि क्योंकि मसूद का ये स्टाइल था ना कि बहुत ही लाइवली प्रेजेंट्स लेके आ रहे हैं सबके लिए, अलग अलग सबको गले लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो इस तरह वैक्यूम सा होता है। मतलब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं मगर रो रहे होते हैं। मतलब हर घर में, मेरे ख्याल में हर घर खुशी से कुछ ना कुछ खुशी हर घर में होती है, मायूसी के हालात में भी, मगर हमारे जो मिसिंग पर्सन्स के घर है ना उसमें रोना धोना मस्ट है। और इतने साल 6 साल हो चुके हैं मगर अभी भी मतलब यही होता है कि कोई ना कोई बच्चा बहुत ज़्यादा उसको इतना ज़्यादा सिवियरली लेता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। कभी मतलब मुझे इतना बुरा फिट पड़ जाता है रोने का, मतलब मैं वैसे बहुत कंट्रोल में रखती हूँ अपने आप को, मगर एट टाइम्स मैं नहीं सब्र कर सकती। जी, अबिया हैदर, आप हमारी यंग स्टार हैं, पाकिस्तान की नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम की यंगेस्ट आप मेंबर हैं।
तो आप यंग पाकिस्तान की नई नस्ल की नुमाइंदा हैं, आपने ईद कैसे मनाई? बिल्कुल, अभी जो ईद गुजरी तो वो मैंने हम लोगों के जो इधर नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं उधर चिल्ड्रन वार्ड्स में जो बच्चे हैं जिनके जो ईद वैसे नहीं मना सकते जैसे हम लोग मनाते हैं, जो किसी तरह माजूर हैं या डिसेबल्ड हैं या इतने बीमार हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकते हॉस्पिटल से, अपने बेड्स पर ही हैं, तो मैं उन लोगों के लिए गिफ्ट्स लेके गई छोटे छोटे जितने भी मैं कर सकती थी, और मैंने अपना पूरा ईद का दिन उन लोगों के साथ सेलिब्रेट किया। शाबाश, ये तो ईद मनाने का बेहतरीन तरीका है। आप भी शाबाश देते हैं जी, ये ईद मनाने का यकीनन। देखिए मीर साहब, एक बड़ी हौसलामंद चीज है, जैसे समर ने भी कहा, जो उम्मीद दिलाती है कि ये जो यंग हमारी नस्ल है इसके अंदर माशाल्लाह बड़ा जोश है, बड़ा जज्बा है। जो आपने किया है, किशमाला तारिक साहब, आपने सुना अबीहा हैदर हमारी यंग स्टार हैं, वुमेन फुटबॉल टीम की मेंबर हैं, इन्होंने ईद पे हॉस्पिटल्स में जाके जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको गिफ्ट्स दिए हैं। तो ऐसे नौजवानों की मौजूदगी के बावजूद आपकी उम्मीद टूटी हुई है, या आपको उम्मीद है कि ये नौजवान इस मुल्क को सही तरीके से संभालेंगे? मीर साहब, मैंने तो पहले ही बच्चों और नौजवानों की बात शुरू की कि हमें उनको क्या देना है, और मेरा ख्याल में कि हर घर में अगर हम ये फीलिंग रखें कि हमें खुशियां कैसे बांटनी है और लोगों के दुख कैसे बांटने हैं, और ये जो त्यौहार आते हैं, ईद शबरात आती है, उस पे जाके जिस तरह अबीहा ने अभी इजहार किया है, अगर हमारे तमाम नौजवानों में, घर के बच्चों में ये स्पिरिट वालिदैन डालें कि हमारे पास अगर 4 जोड़े हैं तो 2 जोड़े हम जाके उन लोगों को दें जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास ये इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये चीजें खरीद सके, तो हम उनकी खुशियों में और वो हमारी खुशियों में शामिल हो सकते हैं और खुशियां दोबाला हो सकती हैं। तो कम से कम इस मायूसी के दौर में हम चिराग से चिराग जला सकते हैं, हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, और ये हमारे नौजवानों के अंदर बिल्कुल भरपूर स्पिरिट है, और मैं समर की बात से सपोर्ट करती हूँ। लेकिन जो गिवन द सिनेरियो जिससे हमने बात शुरू की थी कि हकीकत क्या है और आजकल हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और हमें उम्मीद की किरण कहाँ से निकालनी है, जो अंधेरा नजर आ रहा है उसमें से हमने इनको रोशनी कैसे देनी है, कैसे ब्राइट फ्यूचर हमने इनको देना है, तो उनके अंदर ये एहसास है, लेकिन उनको गाइडेंस और उनको ऊपर थोड़ी सी लीडरशिप और साथ हाथ में हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए रास्ता भी तो बड़ों ने दिखाना है ना, कोई उनके लिए वे कार्व आउट करना है जिसमें उनको उम्मीद भी नजर आए साथ, क्योंकि वो अभी एमेच्योर हैं, वो नए हैं, उनके लिए भी पूरी जिंदगी आगे पड़ी हुई है। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो हमसे एक जनरेशन ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और वो क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, तो ये मेरा ख्याल में इस वक्त, और ये जैसे अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि ईद से 2 दिन पहले ये जो हलचल और हंगामा मचा है, तो ये क्या हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, और हमें इन बच्चों के साथ, जैसे हमने कहा कि हमें एक कोई ना कोई रीजन तो चाहिए, कम से कम हम एक डिप्रेस्ड नेशन तो ना बनते जाए। हमारे पास खुशियों के मौके हम खुद उनके गले घूंटते जा रहे हैं, हमारा यूथ फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है, हम खुद आप अपने इर्द गिर्द देखिए, बच्चों से पूछें कि एंटरटेनमेंट उनको हम देते क्या है, तालीम का आपने लेवल अच्छा, देखा है, एक मिनट आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं समर मिल्ला साहबा। अब अगर पाकिस्तान में मायूसी है तो मायूसी के जिम्मेदार सिर्फ चंद लोग नहीं बल्कि हम सारे भी हो सकते हैं। बिल्कुल। पार्लियामेंट जो है हमारी, जो पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट है, उससे आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है? देखिए जी, उम्मीद की किरण तो डेमोक्रेसी में मुझे नजर आती है, लेकिन जहां पार्लियामेंटेरियंस की भी बात है जी, मुझे पर्सनली इस चीज का बहुत ज्यादा दुख होता है कि जिन्होंने कवानीन को तोड़ा वो क्यों पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। उस पे तो एतराज हमें आखिरी दम तक करते रहना चाहिए, वरना तो जमहूरियत भी इस मुल्क में कभी नहीं स्ट्रांग होगी। तो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर हम उनकी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनकी बददियानती या ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो असल में डेमोक्रेसी को हम स्ट्रांग करना चाहते हैं, वरना तो वो डेमोक्रेसी ही ना हो। लेकिन उसके साथ साथ जी मैं वापस इस बात पे जाऊंगी कि हाँ, अगर मायूसी है भी पॉलिटिशियंस में, तो हमारे मुल्क में फिर भी इस तरह के इंस्पिरेशनल लोग हैं, जैसे ईदी साहब, दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सर्विस उनका है, वो एक फर्द है ना जी, उनकी बिल्किस ईदी भी एक खातून फर्द हैं, तो उनसे हम सबको उम्मीद मिलती है कि ना वो
पॉलिटिशियन है, ना वो इस मुल्क के कोई बहुत बड़ी कुर्सी उनके पास है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके काम और कमिटमेंट की वजह से हम देख रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में क्या तब्दीली वो लाई है। जी, दो नाम लिए हैं समर मिनल्ला ने जिनकी वजह से इनकी उम्मीद कायम है, अब्दुस्तार ईदी, बल्कीस ईदी, और भी नाम होंगे और कशमाला तारिक साहबा से भी पूछेंगे, हमारे बाकी मेहमान जो हैं उनसे भी पूछेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी शख्सियात हैं कि जिनकी वजह से इनकी उम्मीदें कायम हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदेद, आप सबको एक दफा फिर ईद मुबारक। कशमाला तारिक साहबा, समर मिनल्ला ने कुछ नाम लिए हैं जिनकी वजह से इनकी उम्मीद कायम है, क्या आप भी कुछ नाम पेश कर सकती हैं? देखिए मीर साहब, समर की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 18 करोड़ की आबादी में कितने नाम अब्दुल सत्तार ईदी जैसे हैं, मुझे आप ये बताइए। आप ये देखें कि हम जिनकी ले दे के आपने सवाल पॉलिटिशियंस के ऊपर किया, लेकिन मैं अब एक चीज के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो गई हूं कि सिर्फ पॉलिटिशियंस का कसूर नहीं है। जो समर जिस तरह बात कर रही हैं कि जी हमें उनकी निशानदेही करनी है और वो दोबारा पार्लियामेंट में क्यों आते हैं, लोग उनको इलेक्ट क्यों करते हैं मीर साहब? आप सारा ओनर्स पार्लियामेंटेरियंस पे डाल देते हैं कि क्या वो उम्मीद की किरण है। खुदारा एजुकेट द पीपल कि ऐसे लोगों को वोट ना दें। मीर साहब देखें, खाली पॉलिटिशियंस को वहां पे आप तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। आप क्यों लोगों को, इस कौम को, मैंने कहा आप मेरी प्लीज मेरी मैंने कहा कि सारे हम सारे भी जिम्मेदार हैं, लेकिन आप प्लीज कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लें जिनकी वजह से हमारी उम्मीद जो है वो कायम रहे। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि पॉलिटिशियंस की अकेली जिम्मेदारी नहीं है, जो इलेक्ट करते हैं उनकी उनसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उनको वोट क्यों देते हैं ऐसे लोगों को, और बार बार देते हैं। आप देखिए, कोई 4 टाइमर बैठा है, कोई 5 टाइमर बैठा है, और वो अपनी गद्दी समझते हैं, जद्दी पुश्ती राइट समझते हैं कि उनके अलावा उस इलाके का बंदा नहीं आ सकता। तो ये अवाम को शऊर देना, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि दैट इज अ मीडियम नाउ व्हिच इज इन एवरी हाउस, जो हर घर में आवाज मीडिया कैसे शऊर दे अवाम को। मैंने नाम मांगे हैं कशमाला तारिक साहबा से, कुछ सियासतदान, कोई पाकिस्तानी जिससे उनकी उम्मीद कायम है, वो कह रही है मीडिया शऊर दे, हम कैसे शऊर दें? मेरा ख्याल है मीडिया बड़ी हद तक शऊर दे रहा है। पिछले चंद सालों में जब से मीडिया का ये एक तारुक या फालियत आई है, उसमें मीडिया ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। कशमाला खुद भी उस तहरीक का किसी हद तक हिस्सा रही हैं, जो मीडिया ने जिसको लीड किया है, बहाली अदलिया की जो तहरीक थी, उसमें मीडिया सिर्फ एक किरदार नहीं था। मैं ये समझता हूँ, आपको याद है हमने कितने प्रोग्राम वहाँ कभी कचहरी में किए, कभी कहीं किसी सड़क पर बैठ के किए। मीडिया ने उसको लीड किया है, मीडिया ने शऊर दिया है, मीडिया ने आज़ादी अदलिया के हवाले से एक सोच पैदा की है, बेदारी पैदा की है। और अगर मीडिया उस तहरीक को लीड ना करता तो शायद वो तहरीक कहीं अदलिया उम्मीद की किरण है। अदलिया यकीनन उम्मीद की किरण है, हमारे नौजवान उम्मीद की किरण है, अहले सियासत भी उम्मीद की किरण है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि अहले सियासत को हमें बिल्कुल एक उनके मुंह पे कालक थोप के बाहर फेंक देना चाहिए। हमें इन्हीं से, आप अपने पास पड़ोस में चले जाएं ना, भारत में चले जाएं, जब मैन टू मैन आप देखेंगे तो आपके पॉलिटिशियन उनके मुकाबले में कोई कमतर या केहतर नहीं है। हमारे निज़ाम के अंदर जो बहुत सी खराबियां रच बस गई हैं, या कुछ लोग जरगमाल बना लेते हैं सिस्टम को अपने इल मोटिव्स के लिए, अपने गलत मकासद के लिए, अपने करप्शन के लिए, वहां आके पूरी अहले सियासत को फिर गाली पड़ती है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। कशमाला ने जो मीडिया के हवाले से जिक्र किया, तो मीडिया ही का ये किया धरा है, किया धरा तो नहीं कहना चाहिए, किया धरा जरा मनफी मानों में आता है। मीडिया ही का ये पॉजिटिव रोल है कि उसने अवाम के, ये जो गुफ्तगुएं हो रही हैं, ये जो बातें हो रही हैं, ये जो डिस्कशंस हो रही हैं, ये जो ईद से 2 दिन पहले एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है और 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर 24 घंटे मिर्जा साहब डिस्कस होते रहे हैं, उसमें क्या क्या इंकिशाफात हुए हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या बाल की खाल उतारी जा रही है, ये मीडिया कर रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें जब घरों में बैठे हुए नौजवान देखते हैं, खातीन देखती हैं, बड़े बूढ़े देखते हैं, नौजवान देखते, सब देखते हैं, तो उनके अंदर सोच की एक लहर जरूर पैदा होती है कि हमें इसको बदलने के लिए, इसको राह रास्त पे लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मीडिया एक हद तक रोल प्ले कर सकता है और मेरा ख्याल है कि वो कर रहा है, उस पे कोई दोष नहीं होना चाहिए। अहले सियासत पे लाजम आता है कि वो अपनी पार्टी एफिलिएशन के बावजूद
अपनी पार्टी के सरबराहों से वफादारी के बावजूद हक को हक कहने का हौसला पैदा करें, गलत को गलत कहने का हौसला पैदा करें, अपनी मीटिंग्स के अंदर भी पैदा करें, पार्लियामेंट के अंदर भी पैदा करें। वो ग्रोबंदी ना करें। ये आपने बड़ी अच्छी बात वो ग्रोबंदी ना करें कि जी ये चीज कश्माला तारिक साहब, जमहूरियत नहीं आएगी वो कैसे करेंगे? जी आप बात करें। मीर साहब देखिए, पार्टियों में जमहूरियत ही नहीं है, वो बाहर निकाल के मारते हैं। ज्यादातर हमारे जो साथी हैं वो डरते हैं। अगर वो कहते हैं कि हमारे ज़मीर की आवाज कुछ और है, हम ये करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, मगर वो अपने पार्टी लीडरान से बहुत ज्यादा खौफजदा होते हैं और वो नहीं ना बोल सकते हैं, ना हक को, हक की आवाज को खड़े होकर सपोर्ट कर सकते हैं। ये इरफान साहब ने वही बात की जिसका हम बहुत देर से लेके प्रचार भी कर रहे हैं और एक हमने जिहाद शुरू किया हुआ है इसके ऊपर, जिसकी वजह से हम अपने पार्टी लीडरान को खटकते भी हैं बार बार। लेकिन मीर साहब, ये तब्दीली तब तक नहीं आएगी जब तक पार्टियों में जमहूरियत नहीं आएगी। तो ये जो रवैया है पार्टी क़यादत का, जो रवैया है, इस रवैये के खिलाफ आपकी एक साथी मारवी मेमन साहबा ने बतौर एहतजाज असम्बली की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। तो क्या उनका रास्ता दुरुस्त है या आपका रास्ता दुरुस्त है, जो कि पार्टी क़यादत से नाखुश भी हैं, इसके बावजूद आप असम्बली में बैठे हुए हैं? देखिए मीर साहब, आप, मेरा ख्याल में, मेरे अपनी सोच है कि आप सिस्टम के अंदर रह के उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आप एक रास्ता छोड़ के चले जाना, वो उनकी अपनी एक राय हो सकती है या सोच हो सकती है, लेकिन रास्ता कठिन जरूर होता है। आपको उसको फेस करना चाहिए। आपको पता है कि मेरे साथ पिछले 8 सालों में पार्टी ने क्या क्या कुछ नहीं किया। नोटिस दिए, मैंने वोट 18वीं तरमीम पे नहीं दिया, 19वीं पे नहीं दिया। तो आपकी इनफरादियत तभी होती है कि जब आप स्टैंड्स लेते हैं, प्रिंसिपल स्टैंड्स लेते हैं। आप सच को सच या हक को हक कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं, तो वो आपके लिए नो डाउट रास्ता मुश्किल होता है। लेकिन फिर आपके लिए, आपके साथ जावेद हाशमी साहब मेरे साथ खड़े हुए, साद रफीक साहब खड़े हुए, आपको याद होगा, चंद हमारी अपनी पार्टी के और सारे लोग खड़े हुए, 18th अमेंडमेंट की बात कर रही हूं। तो आप सिस्टम में हैं तो आप तब्दीली ला सकते हैं। तो आपने ये जो 2 नाम लिए हैं, समर बैठी है, 2 नाम लिए हैं, जावेद हाशमी, साद रफीक, जैसे बाहर बैठी है जी, 2 नाम लिए हैं, जावेद हाशमी, साद रफीक। क्या मैं समझूं कि आप इनको उम्मीद की किरण समझती हैं? जी बिल्कुल। जो अपनी पार्टी से अगर समझता है हक की आवाज, जैसे इरफान साहब ने बात की कि इतना किसी के अंदर गट्स हैं कि वो अगर समझते हैं जमीर की आवाज, लेट्स से कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस के अंदर वोट ऑफ कॉन्शियस करने की जुर्रत होनी चाहिए कि इश्यूज के ऊपर वो छोड़ दें कि हमें पार्टी निकालेगी या नहीं निकालेगी, और वो उसके ऊपर कहें कि नहीं, ये मेरे मुल्क का वोट है। जैसे लोगों को भी इसी तरह जमीर की आवाज से वोट देना चाहिए, ना कि वोट, आपने अक्सर सुना होगा, हम हमेशा सियासतदानों की करप्शन की बात करते हैं। जब एक आदमी 500 और 1500 रुपए में वोट बेचता है या एक नौकरी के एवज वोट बेचता है, तो क्या वो करप्शन नहीं है? वो हमारी आवाम की करप्शन क्या नहीं होती है? मुझे आप बताएं। एक रात पहले हम वोट बिकते हुए देखते हैं। समर, ये बात तो मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि ये करप्शन है, आम आदमी भी वोट बेचता है, करप्शन करता है। बिल्कुल जी, और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि देखिए, सिर्फ पॉलिटिशियंस को अगर हम हमेशा इल्जाम देंगे तो वो और सब हमसे इश्यूज भूल जाएंगे। इस मुल्क का हर फर्द अगर वो जुल्म देखते हुए खामोश है तो वो भी करप्ट है। अगर सियालकोट में 2 लड़के मारे गए और कोई सामने आके उस जुल्म को नहीं रोक सका, वो भी उतने ही गुनाहगार हैं जितना कि एक पॉलिटिशियन जो कि करप्शन कर रहे। तो सबसे पहले हमें ये बेसिक चीज समझ लेनी चाहिए कि हम इंडिविजुअल, हम एक फर्द के तौर पे उतनी ही तब्दीली ला सकते हैं जितना कि कोई पार्लियामेंटेरियन ला सके। और बहुत पॉजिटिव हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। हामिद साहब, सबसे बड़ा तो मैं आपको अभी जो लंदन राइट्स में जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहां रोल प्ले किया, और आप यकीन करें इंग्लैंड में डेली मेल में एक पूरा आर्टिकल है मुसलमानों पे, पाकिस्तानी कम्युनिटी पे, कि ये कितने ज्यादा पॉजिटिवली इन्होंने इस पूरे वक्त में रोल प्ले किया। इनकी फैमिली लाइफ कितनी स्ट्रांग है जिसकी वजह से उन राइट्स में पाकिस्तानी नहीं नजर आए। तो ये वो चीजें तो लंदन में हम फसादात को रोकने में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं, कराची में क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो हमें बैठ के मिल के सोचना चाहिए ना जी। मैं सिर्फ कह रही हूं हमें
पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अगर इस तरह की तब्दीली ला सकते हैं इंग्लैंड में, तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं ये सब कुछ रुक सकता? साहब एक मिनट के लिए समरी की बात को, मैं अभी जापान में था तो वहाँ मुझे बहुत से जापानी दोस्तों ने बताया कि जब वहाँ सुनामी आया है तो सबसे पहले जो कम्युनिटी पहुंची है वहाँ पे उनकी मदद के लिए वो पाकिस्तानी थे, और हत्ता कि उनकी गवर्नमेंट के जो लोग थे वो भी बहुत बाद में पहुंचे। मुझे सफीर साहब ने बताया जो जापान में है पाकिस्तान के, उनसे मैं मिला, उन्होंने मुझे लेटर दिखाया जो जापानी गवर्नमेंट का। उन्होंने कहा जी कि हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में जो ख्यालात और तस्वुरात थे वहाँ पे, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो ये समझते थे कि यार ये तो फरिश्ता लोग हैं, हम इनको क्या समझते थे, हम तो इनके बारे में तरह तरह की बातें, ये टेररिस्ट हैं, ये ऐसे हैं और वैसे हैं, ये तो इंसानियत के देवता हैं। तो परसेप्शन हमारे बिगड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर भी। ये जो अब ईद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूं कि बच्चों से लेके बड़ों तक ये एहसास मौजूद होता है कि यार हमारे पास अगर पैसे हैं, अगर हम कपड़े बना रहे हैं, हम ड्राइवर का भी पता कर लें, हम फलां को भी मदद कर लें, हम घर में काम करने वाली की। मेरा पोता है जो दुबई से आया, तो उसने आते ही एक काम किया, वो जब यहाँ होता था तो कहता है कि अपनी दादी से कहता है जी कि मेरे सारे खिलौने इकट्ठे करें जो पुराने हैं। तो वो कोई इतने बड़े बड़े 2 थैले भर गए, तो मैंने कहा क्या करना है, तो कहता है जी अब वो इसको हम दे देते हैं जी, ये जो ईदी को दे देते हैं, समझते हैं कि जो वहाँ बच्चे होते हैं तो वहाँ ईदी को, ये कंसेप्ट परवान चढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो खैर का एलिमेंट है ना, जो मुस्बत सोच का एलिमेंट है, वो मौजूद है। ठीक है, उसको निट करके उसको एक फोर्स में बदलना जो है वो मेरा काम भी है, आपका भी है, सियासतदान का भी है। जंजवा साहबा, मैं सबसे ये बात पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी उम्मीद कायम है तो किसकी वजह से कायम है? आप कोई किसी शख्सियत का, किसी इदारे का नाम ले सकती हैं कि जिससे अभी तक आपकी उम्मीद कायम है? वो इदारा ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि एक तो इंसानी हुकूक होते हैं जो कि किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, एक इंसाफ है जो बहुत ही अशद ज़रूरी है, रीढ़ की हड्डी की तरह है, फिर एक इज़्ज़त व वक़ार है जो कि आपकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेशक मैं मर जाऊं मगर मैं एक दिन जीऊं, मगर शेर की तरह जीऊं, गीदड़ की तरह ना जीऊं। तो ये वो चीज़ें जो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि पाकिस्तान में रिवाइव हो, हम इज़्ज़त से खड़े हो सकें, हमारी इज़्ज़त हो, हमारी कोई शिनाख्त हो, यहाँ पे इंसानी हुकूक का एहतराम होता हो, यहाँ पे किसी के हस्बैंड्स या किसी के बच्चे छीने ना जाते हों। जिस तरह मेरे मासूम बच्चे मतलब बचपन से जवान हो गए, इस तरह ना हो, किसी भी ख़ानदान के साथ ऐसा ना हो। तो उसमें मुझे चीफ जस्टिस की शख्सियत नज़र आती है। फिर अगर देखा जाए तो इमरान खान का भी एक कैरेक्टर है कि वो एक डिटर्मिनेशन की तरह उस पर कायम है कि पाकिस्तानी को, अगर मैं होता, अगर मैं किसी काबिल बन जाऊं तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं उस पाकिस्तानी का इज्जत उसे वापस दिलाऊं। तो अब देखें ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं हमारे ऊपर, मतलब एक क्या हमारी बॉर्डर्स नहीं है, क्या हमारी सॉलिडारिटी नहीं है, कोई सॉवरेनिटी नहीं है हमारी। जी अभिया हैदर, बच्चे हैं जो मर रहे हैं। अभिया आप एक हमारी यंग स्टार हैं, आपके जहन में कोई पर्सनैलिटी, कोई आइडियल आता है पाकिस्तानी ऐसा जिसकी वजह से, जिसको आप आइडियलाइज करती हो और आपकी उम्मीद उससे कायम हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिससे आपकी उम्मीद कायम हो? अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से बोलें तो ऑब्वियसली इमरान खान एक ऐसी फिगर है जिस पे सारी यंगस्टर्स जितने भी यंग जनरेशन है वो उसके हक में है। और हमारी जो यंग जनरेशन है वो अब हालात को समझ रही है। जैसे मीडिया इतना आज़ाद हुआ है, मीडिया पे सब कुछ एक चीज़ आती है, तो यंग जनरेशन जो है उसको सबका पता है कि हालात क्या चल रहे हैं, कितनी टारगेट किलिंग हो रही है, कितनी चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि उनको इस टाइम पे क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो इससे वो अब आने वाले इलेक्शंस में वो देख सकते हैं कि हमने किसको इलेक्ट करना है, किसको नहीं करना, वो उनको सब सिचुएशन का पता है। और दूसरा ये कि हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, हर एक के अंदर इंडिविजुअल एक जज्बा है कि हम इस मुल्क को बदल सकते हैं, इस मुल्क के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। जी कशमाला तारिक साहब, आपने सुना अबिहा हैदर कहती है इमरान खान उम्मीद का मरकज, और आमना मसूद जंजवा ने भी इमरान खान का नाम लिया है। क्या वजह है, इमरान खान यंगस्टर्स में क्यों पॉपुलर हो रहे हैं? देखिए, एक तो मेरा ख्याल में वो भी ट्राइड ने, तो बाकी लोग ट्राइड हैं और उनकी हमने डिलीवरी देखी है, तो दोनों पार्टी से जिस तरह लोग तंग आए हुए होते हैं, आई थिंक प्रॉब्ली दैट्स वन ऑफ द रीजन। और अबिहा तो एक स्पोर्ट्स
पर्सन हैं खुद, तो इसलिए मेरा ख्याल में उनकी इंक्लिनेशन उस तरफ है। अल्लाह करे कि इमरान साहब जो वादे लोगों के साथ कर रहे हैं, जो इनका ख्याल है, इनकी उम्मीदों पे वो उतरे। लेकिन मेरे ख्याल में देयर इज मच मोर टू इट। यू नीड टू हैव पॉलिसीज। अभी तक मैंने ऐसी कोई सब्सटैंशियल पॉलिसी वो सामने लाए हैं। अल्लाह करे मुल्क के लिए अच्छा करे, हम सारे एक टीम की तरह काम करें। और जिसमें भी देखिए मीर साहब, आप अपनी तरफ से इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। ये बच्चे अपनी तरफ से जब बाहर जाके खेलें, मुल्क के लिए कोई चीज तमगा लेकर आए, तो दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन देयर ओन वेज। जब समर एक बहुत अच्छा खिदमत खल्क का काम करती हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं। इरफान साहब जब अपना कॉलम लिखते हैं और कोई बहुत अच्छी चीज उसमें लोगों में शऊर ला रहे हैं, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी तरह जितना बड़ा काम ये कर रही हैं, इनके शौहर जिस तरह पकड़े हुए हैं और इन्होंने इतने सारे और मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज को साथ लेकर चल रही हैं, तो हम ये सब अपनी अपनी कैपेसिटी में पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। तो जब हम एक टीम की तरह सोच लें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें इमरान खान की पार्टी हो, मेरी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, जो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है, जो इस मुल्क की खिदमत कर सकता है, हमें उन सबको मौका देना चाहिए और हाथ पकड़ के चलना चाहिए। यहाँ पे मेरी एक ईंट की मस्जिद और उसकी एक ईंट की मस्जिद के चक्कर में एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। हम सबको हाथ पकड़ के पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया कशमाला तारिक साहब, आप बहुत मेहरबानी। आपको एक दफा फिर जाते जाते ईद मुबारक एक देते हैं। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और ईद पे हमारी उम्मीद कितनी कायम है, हमें ईद कैसे मनानी चाहिए, इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, ईद के मौका पे आपने देखा आमना मसूद जंजवा इमरान खान की बात कर रही हैं, अबिया हैदर इमरान खान की बात कर रही हैं, तो आप इत्तेफाक करेंगे कि इमरान खान नई नस्ल की उम्मीदों का मरकज बन चुके हैं? देखिए, बुनियादी बात कही है मेरा ख्याल है कशमाला ने। एक चीज होती है कि कुछ लोग टेस्ट में आ जाते हैं, एरिना में आ जाते हैं। ये बिल्कुल हम क्रिकेट की इस्तिलाह में बात करते हैं, खान साहब की इस्तिलाह में बात करते हैं कि जो लोग 10-20 साल क्रिकेट खेलते हैं उनके बारे में आप फैसला करते हैं कैसा बैट्समैन है, कैसा बॉलर है, फील्डर कैसा है, विकेट कीपर कैसा है, जो उस एरिना के अंदर आया ही नहीं। अब अगर इरफान सिद्दीकी ये कहे जी कि मैं कभी जीरो पे आउट नहीं हुआ, और अहमद मीर दावा करे जी कि मैं हर टेस्ट में 12 विकेटें 10 विकेटें ले लेता हूं, तो ये दावे अहमियत नहीं रखते, इसलिए कि ये हमारा मैदान है नहीं। खान साहब सियासत में नौवारद नहीं है। खान साहब को 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं, एक दफा वो 8 सीटों पे खड़े हुए और कामयाब नहीं हो सके। मेरा ख्याल है सब पे उनकी जमानत जब्त होगी। अब वो नए एक जज्बे से आए हैं। लेकिन कशमाला ने इशारा किया है कि एक जब कोई आप अज़्म लेके आते हैं ना, तो एक प्रोग्राम देते हैं आप कि ये मेरा 1 2 3 ये मेरे मकासद है। उनका आप अगर एक मीडिया के एक कदावर शख्सियत है, आप लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, आप अगर गैर जानिबदाराना जायजा लें तो उनकी सारी कारकर्दगी ये है कि दूसरों के माथे पे कालिक थोपो ताकि मेरा चेहरा रोशन नजर आए, दूसरों का कद गिराओ ताकि मैं कदावर नजर आऊं, दूसरों पे इल्जाम तराशी 99.9% उनकी सियासत का मरकज़ो महवर है। पॉजिटिविटी उनके अंदर नहीं है। और उन्होंने अभी आप देखें ना, किसी ने अयूब खान की हिमायत की, किसी ने यक्षा खान की, किसी ने ज़िया-उल हक की। जमाना आगे बढ़ गया, उन्होंने माफिया मांगी। ये एक सेकंड में बात पूरी कर लूं, चूंकि आपने डायरेक्ट में नहीं चाहता था कि ईद के दिन ये तस्करा चले, लेकिन उन्होंने इस दौर में आके इस दौर के डिक्टेटर के रेफरेंडम का झंडा उठाया और उसे मसीहा करार दिया। तो मैं नहीं समझता हूं कि उनके अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल है कि वो इस कौम की रहनुमाई कर सकें। लेकिन हम फिर ईद पे वापस आते हैं, ईद पे शायद ईद पे वापस आते हैं। लेकिन अबिया हैदर, क्योंकि आप यंगस्टर हैं, आपने भी इमरान खान की बात की। इरफान सिद्दीकी साहब आपके एक बुजुर्ग हैं, इन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो नेगेटिविटी का एक मुजस्सबा है, उनकी पॉलिटिक्स नेगेटिविटी पे बेस करती है। आप उनको क्यों आइडियलाइज करती हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे लीडर्स आ चुके हैं, हमने जितनी भी पार्टीज आ चुकी हैं, सब ने हमें कुछ भी नहीं दिया। एक तरह से लोड शेडिंग इस मुल्क में, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे जो गरीब आवाम है उनके पास तो अगर हम लोग जो है, हम लोग फिर भी हमारे घरों में बिजली आ रही है, कुछ हो रहा है। गरीब आवाम तो बिल्कुल अंधेरों में पड़े हुए हैं, उनके पास ना कोई जाता है ना कुछ है। इमरान खान जो अब आए हैं वो एक नए जज्बे के साथ आए हैं। वो जा रहा है गाँव में, लोगों को देख रहा है। अभी मैं कहीं पढ़ रही थी, उसने किसी गांव में एक अपना इंस्टीट्यूट बनाया है सारा, मतलब वो एक नए जज्बे के साथ आए। वो उसको देख के नौजवान कह सकता है कि वो कुछ चेंज कर लेगा, वो कुछ। जी आमना, आपने क्यों नाम लिया इमरान खान का? देखिए, ही इज अ रेवोल्यूशनरी
और वो इस तरह से कि उसने एक तो इज्जत और वकार वापस दिलाना है पाकिस्तानी को, दूसरा ये कि उसका तमाम जो भी कुछ एसेट्स हैं यहाँ पे हैं, डिक्लेयर्ड हैं। उसने नमल यूनिवर्सिटी बहुत बनाई ज़बरदस्त किस्म की, और मियाँ वाली में फिर उसने यहाँ पे शौकत खानम बनाया। मतलब ये इससे आप एस्टिमेट करते हैं कि ये वाकई में पाकिस्तान को सर्व करने वाले स्टेप्स ले रहा है। ठीक है, ही मे नॉट बी इतने लेवल पे नहीं होगा, मगर बन जाएगा अच्छी बात है। उसकी तामीर में शायद नहीं है, मगर उसकी तामीर में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया। बिल्कुल, ठीक है। समर मनल्ला साहब, इनिशिएटिव तो लेना होता है ना। आप इस नुक्ते पे क्या कहेंगी कि इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इमरान खान की पॉलिटिक्स मनफी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये आपके दोनों जो खवातीन है, एक यंगस्टर और एक आपके साथ बैठी हुई खातून, ये कहती हैं कि नहीं, वो हमारे लिए उम्मीद का मरकज है। देखिए जी, डेमोक्रेसी तो यही डिमांड करती है कि उनको मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं इस पे नहीं कमेंट करना चाहूंगी कि वो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीदें होनी चाहिए, लेकिन जहां तक मंशूर की बात आती है, अभी तक ऐसी कोई नई बात मुझे सामने नहीं नजर आई। लेकिन उनके बाकी जो भी काम है, शौकत खानम हॉस्पिटल, उन्होंने जो एजुकेशन के लिए कोई ताल्लुक नहीं उनकी सियासत से, मैं उसको फिर भी था उसमें, उससे उनकी पर्सनालिटी का पता चलता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत यूथ उनको फॉलो कर रही है। लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि इस मुल्क के अगर नौजवान उनको आइडियलाइज कर रहे हैं, तो फिर उनको एहसास होना चाहिए कि पॉलिटिक्स फिर बहुत एक सीरियस इशू है, क्योंकि इस पूरे मुल्क का फ्यूचर उनको देख रहा है। इरफान साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, अगले साल की ईद तक अगर मैं और आप जिंदा रहे तो किस तरह ईद मनाएंगे हम? अल्लाह करे अगली ईद, हमारी इस ईद से अगली ईद तो खैर बहुत जल्द करीब आ रही है, जिसको हम बड़ी ईद कहते हैं, ईद कुर्बान आ रही है। लेकिन अल्लाह करे कि 2-4 महीनों के अंदर भी कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ हों, और साल के बाद फिर जब रमज़ान आते हैं और फिर ईद उल फितर हम मनाएं, तो अल्लाह करे कि ज़्यादा बेहतर हालात में हों, अंधेरे छट चुके हों, कोई रोशनी की किरण नज़र आ रही हो, कोई मुस्बत रास्ता हमें दिखाई दे रहा हो, आज के इशूज़ जो हैं वो किसी हद तक ख़त्म हो चुके हों, और फिर साल के बाद तो फिर शायद हम अगले इंतखाबात के करीब जा रहे होंगे। ये सारी जो उम्मीदें नौजवानों की भी हैं, आपकी, हमारी, सब, अल्लाह करे हम एक बेहतर अच्छी क़यादत सामने ला सकें, जो पाकिस्तान के लिए वक्फ करे अपने आप को। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन है, इसलिए कि हमारे नौजवान पुरज़्म में और रोशनी फैल रही है शऊर की, इल्म की, आगाही की, ये चीज़ें, और बहस हो रही है, और जमहूरियत वहाँ अगर नहीं है तो गलियों सड़कों में पनप रही है। ये इस जमहूरियत के अंदर से हमारा मुस्तकबिल फूटेगा, हमारी ईदें इंशाल्लाह ज़्यादा पुरमसरत होंगी, और वो ईदें बहुत जल्द आएंगी कि जब हम वाकई ईद मना सकेंगे, सेलिब्रेट कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब, समर मनल्ला साहबा, आमना मसूद जंजुआ साहबा और अबिहा हैदर साहबा। आज की ये जो सारी हमने गुफ्तगू की है कि ईद पे क्या हमारी उम्मीद कायम है, तो उम्मीद बिल्कुल कायम है। अबिहा हैदर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की नुमाइंदा, हमारी नौजवान स्टार, उन्होंने ये ईद मनाई है हॉस्पिटल्स में जाके, जो माजूर बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनमें गिफ्ट्स तकसीम किए, उनकी मदद की। अब ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ और अपने आप से भी पूछता हूँ कि क्या इस ईद पर मैं किसी हॉस्पिटल में गया? इस मरतबा वाकई में किसी हॉस्पिटल में नहीं गया। और अगर आप किसी हॉस्पिटल में नहीं गए और अगर आपने अपने इर्द गिर्द किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, तो फिर अभी अज़्म कर लीजिए अपने साथ कि कल सुबह होते ही आप किसी ना किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करेंगे। किसी हॉस्पिटल में जाके, किसी और जगह पे जाके आप किसी गरीब बच्चे के सर पे शफकत का हाथ जरूर रखेंगे, किसी बेवा की मदद जरूर करेंगे, किसी गरीब की मुश्किल कुशाई में कुछ अहम किरदार जरूर अदा करेंगे। अगर आपने किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दी तो यकीनन पाकिस्तान की उम्मीद जो है ये मजीद मजबूत होगी। हम एक दूसरे के हाथ में हाथ देंगे, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाएंगे, तो यकीनन पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। एक दफा फिर ईद मुबारक, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।